हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 31 अक्टूबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि इसी लेक्चर से रिलेटेड होगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि की मूर्ति को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इस मूर्ति को बेंगलुरु शहर में स्थापित किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस मूर्ति को बनाया किसने है? तो मूर्तिकार और पद्म भूषण से सम्मानित राम सुतार ने इसको बनाया है। दोस्तों, जो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है, यह किसकी मूर्ति है? तो यह केम्पे गौंडा की मूर्ति है। केम्पे गौंडा कौन थे? तो केम्पे गौंडा विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। उन्होंने 1537 में कर्नाटक की जो वर्तमान राजधानी है बेंगलुरु, तो उन्होंने बेंगलुरु शहर को बसाया था। केम्पे गौंडा को उनके सामाजिक सुधारों और बेंगलुरु में मंदिरों और जलाशयों के निर्माण के लिए जाना जाता है। जो यह स्टैचू है, यह 108 फीट लंबा है और इसका वजन है 220 टन। दोस्तों याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो यह है गुजरात में, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। अगला प्रश्न है, राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहां पर किया गया है? तो सूरजकुंड फरीदाबाद में राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। कब से कब तक? 27 और 28 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, इस चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल और प्रशासक, ये सभी इसमें शामिल हुए थे। दोस्तों, इस चिंतन शिविर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया आइडिया दिया है कि सभी राज्य एक काम कर सकते हैं कि सभी राज्यों की जो पुलिस की वर्दी है वो एक जैसी हो सकती है, यानी एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी। इस प्रकार का आइडिया उन्होंने इसी चिंतन शिविर में दिया है। अगला प्रश्न है, विश्व बचत दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 30 अक्टूबर को। तो विश्व बचत दिवस जो है वो 30 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और इस दिवस की स्थापना 1925 में की गई थी। किसके द्वारा? वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ सेविंग बैंक्स के द्वारा। और इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है कि बचत के महत्व को बढ़ावा देना, कि लोग ज्यादा से ज्यादा बचत करें। देखिए दोस्तों, अक्टूबर माह खत्म होने वाला है, तो हम इसके सभी दिवस डिस्कस कर लेते हैं, यानी जितने भी दिवस मनाए गए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया गया। 2 अक्टूबर को अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके अलावा 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया और 15 अक्टूबर को ही विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। और 24 अक्टूबर को ही विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया। दोस्तों, 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है? तो कदमत और मिनीकॉय थुंडी नाम के जो समुद्री तट हैं उनको अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, स्वच्छ समुद्री तटों के लिए मिलने वाला यह सम्मान डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। यानी जो ब्लू फ्लैग का दर्जा है
ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि कहाँ का संगठन है? ये डेनमार्क का संगठन है। दोस्तों, ये संस्था समुद्री तटों की बारीकी से पड़ताल करती है और इसके बाद ब्लू फ्लैग का दर्जा देती है। किसी भी देश के समुद्र के किनारे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने के लिए वैसे तो कुल 33 स्टैंडर्ड अपनाए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख होते हैं। जैसे कि अगर किसी समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है तो वहां के पानी की गुणवत्ता उच्चतम होनी चाहिए, यानी पानी के लिए जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो उच्च होने चाहिए, तभी इस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों, भारत में कुल 12 ऐसे समुद्र तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। अच्छा, ये जो कदमत और मिनिकॉय थुंडी नाम के जो समुद्र तट हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये लक्षद्वीप में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? लक्षद्वीप में। चलिए हम बात करते हैं कि भारत के वह 12 समुद्र तट कौन कौन से हैं जिसको ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। तो पहला है कदमत, जो कि लक्षद्वीप में है। मिनिकॉय थुंडी भी लक्षद्वीप में है। शिवराजपुर गुजरात में है। घोगला द्वीप में है। कासरकोड कर्नाटक में है। पदुबिद्री कर्नाटक में है। कप्पड़ केरल में है और रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। गोल्डन उड़ीसा में है। राधानगर अंडमान और निकोबार में है। कोवलम तमिलनाडु में है और ईडन पुदुचेरी में है। तो यह वह 12 समुद्री तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चाइना। तो दोस्तों, इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह है चाइना। तो दोस्तों, इसने कोविड-19 के लिए एक अलग वैक्सीन बनाई है और यह वैक्सीन मुंह के जरिए सांस भरकर लिए जाने वाली वैक्सीन है। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, इसको सांस के द्वारा लिया जाता है, तो इसी वैक्सीन को कहा जाता है इनहेलेबल वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की सुई का उपयोग नहीं किया जाता है। सांस जैसे ही भरेंगे, वो जो उसकी दवा है वो हमारे शरीर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इसी वैक्सीन को हम इनहेलेबल वैक्सीन बोलते हैं। दोस्तों, संघाई शहर प्रशासन के अनुसार, यानी कि जो संघाई शहर है चाइना का, तो उसके प्रशासन के अनुसार वैक्सीन की मुफ्त बूस्टर खुराक उन लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है जिनका पहले ही टीकाकरण हो चुका है। जिनको पहले से वैक्सीनेट कर दिया गया है, उनको यह वैक्सीन दी जा रही है। देखिए दोस्तों, आज हम रिवीजन करते हैं कैबिनेट मंत्रियों को। तो विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। जनजातीय मामलों की मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नारायण राणे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारी उद्योग मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। बिजली मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। तो ये है कुछ कैबिनेट मंत्री, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे ऐप पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर होता है जहां से आप ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वहां पर आपको सर्च करना है स्टडी कर। जैसे ही आप स्टडी कर सर्च करेंगे, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल पर जाना है, तो आपको डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध है हमारे एप्लीकेशन पर। अगला प्रश्न है, निपोन गोस्वामी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों, निपोन गोस्वामी एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। निपोन गोस्वामी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत असमिया फिल्म संग्राम से की थी और उन्होंने उसमें मुख्य अभिनेता का किरदार निभाया था। उन्होंने 50 से अधिक असमिया फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा 7 हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया है। उनकी आखिरी असमिया फिल्म थी रजनी वर्मन की लंका कांड। दोस्तों, उन्होंने अपनी पहली फिल्म पियोली फुकुन में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। तो याद रखिएगा, निपोन गोस्वामी कौन है?
एक एक्टर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अभी हाल ही में कुछ प्रमुख निधन हुए हैं, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे गंदे आदमी का 94 साल की उम्र में निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? अमोह हाजी है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता बंगाली फिल्म निर्देशक पिनाकी चौधरी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। एक्टर अरुण बाली का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद थी कौन? जयंती पटनायक, उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। संस्कृत विद्वान और पद्मश्री आचार्य रामायण शुक्ल का हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी नरेश कुमार का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कुछ प्रमुख निधन है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी का सुल्तान जोहोर कप किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हॉकी का सुल्तान जोहोर कप जो है ये भारत ने जीता है। दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके अपना तीसरा सुल्तान जोहोर हॉकी कप खिताब अपने नाम किया है। सुल्तान जोहोर कप का आयोजन 22 से 29 अक्टूबर 2022 के बीच मलेशिया के जोहर बाहरू में किया गया। जोहर बाहरू एक शहर का नाम है। दोस्तों, यह टूर्नामेंट जूनियर पुरुष हॉकी के लिए आयोजित किया जाता है, यानी जो भारतीय हॉकी टीम की जो जूनियर टीम होती है उसके लिए यह टूर्नामेंट होता है या इस कप का आयोजन किया जाता है। इस बार जो सुल्तान जोहोर कप का आयोजन किया गया है यह इसका 10वां संस्करण था। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने हिस्सा लिया था। देखिए दोस्तों, सुल्तान जोहोर कप के बारे में हम बात करते हैं तो सुल्तान जोहोर कप मलेशिया के जोहोर बाहरू में हर साल आयोजित होने वाली अंडर 21 पुरुषों की एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है। यानी अंडर 21 पुरुष जो हॉकी के खिलाड़ी होते हैं इसमें हिस्सा लेते हैं। और इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? मलेशिया के जोहोर बाहरू में किया जाता है। दोस्तों, इस कप की शुरुआत 2011 में की गई थी और 2022 में इसका 10वां संस्करण हुआ है। 2020 और 21 में इसका आयोजन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया था। भारत और ग्रेट ब्रिटेन दो ऐसे देश हैं जिन्होंने 3-3 बार इस कप को जीता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस क्षेत्र में आयुष उत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है कश्मीर। तो सर्बानंद सोनोवाल ने अभी हाल ही में आयुष उत्सव का उद्घाटन कश्मीर में किया है। तो कश्मीर के गांदरबल में उन्होंने आयुष उत्सव का उद्घाटन किया है। दोस्तों, इस उत्सव का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है रोगी को पारंपरिक औषधि प्रथाओं से सक्षम करना, यानी कि जो रोगी हैं वो पारंपरिक औषधीय प्रथाओं को अपनाए जिससे वो सही तरीके से ठीक हो सकें। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गुजरात के जामनगर में दुनिया का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहां पर स्थापित किया जा रहा है? गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार नील पवन बरुआ का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों, उनका संबंध है असम से। ठीक है, तो नील पवन बरुआ की बात करें तो वह एक चित्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, बरुआ अपने चित्रों को चित्रित करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने वृंदावनी वास्त्र नाम की जो कला है उसको पुनर्जीवित किया था और इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए 1971 में गुवाहाटी में असम ललित कला और शिल्प सोसाइटी की भी स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे प्रमुख भारतीय कलाकारों की बात करते हैं और उनकी उत्कृष्ट कृतियों की बात करते हैं। जैसे अमृता शेरगिल जो हैं वो सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए जानी जाती हैं। अवेंद्रनाथ टैगोर भारत माता के चित्र के लिए जाने जाते हैं। राजा रवि वर्मा शकुंतला के लिए, नंदलाल बोस बापूजी के लिए, तैयब मेहता महिषासुर के लिए, जैमिनी राय तीन पुजारी के लिए और एम.एफ. हुसैन घोड़े के लिए जाने जाते हैं। तो ये हैं कुछ प्रसिद्ध कलाकार और उनकी कृतियां। केरल के अलापुझा जिले में बतखों के बीच एवियन इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक टीम भी भेजी गई है इसकी जांच के लिए।
दोस्तों जितनी भी बीमार बतखें थी उनको मारने का अभियान चलाया जा रहा है। किस वायरस के कारण दोस्तों? एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण। जो एवियन इन्फ्लुएंजा है या एवियन फ्लू है, यह एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है जो पक्षियों में एक एयरबॉर्न वायरस के कारण होता है। किसके द्वारा दोस्तों? एयरबॉर्न वायरस के कारण होता है यह। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें थी, इनको आप नोट करिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि की मूर्ति किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो अगर आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा है तो आप इसका जवाब आसानी से दे देंगे। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है चेन्नई, चौथा है अहमदाबाद। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, ऐप पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल पर जाएंगे आप ऐप पर तो आप इसका डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों के पीडीएफ हैं, ये सभी उपलब्ध हैं वहां पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।